नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज हम लोग साइंस एंड टेक में जो 9वां चैप्टर है ऊर्जा स्रोत, ये हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके पहले का जो 8 चैप्टर है वो प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसके अलावा 2-3 वीडियो और आएगा साइंस टेक पे, जिससे आपका पूरा साइंस टेक कंप्लीट हो जाएगा और आपके 10 नंबर जो है यहीं से आएंगे। ये जो बुक है YCT का, इससे कराएंगे पहले ये, उसके बाद कुछ करंट अफेयर भी आता है, साइंस एंड टेक में पूछ लिया जाता है, तो उसका 500 क्वेश्चन का सीरीज़ हो जाएगा। तो आपका पूरा 10 नंबर इसके बाहर से नहीं आएगा। इसके अलावा इकोलॉजी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसका प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सारे वीडियो वहाँ पे अपलोड हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊर्जा स्रोत। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो ऊर्जा के स्रोत वे माध्यम या संसाधन हैं जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने दैनिक जीवन, उद्योग, परिवहन आदि में उपयोग करते हैं। ऊर्जा के स्रोतों को मुख्य रूप से 2 बड़े वर्गों में बांटा जाता है, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या हैं, इसको देख लेते हैं। तो ये स्रोत प्रकृति में बार बार बनते रहते हैं और कभी खत्म नहीं होते या बहुत लंबे समय तक उपलब्ध रहते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, सोलर एनर्जी, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। इसके अलावा जल विद्युत, हाइड्रो पावर और बायोमास ऊर्जा, जैसे लकड़ी, गोबर गैस, कृषि अवशेष, ये बायोमास एनर्जी हो गई। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा या फिर टाइडल एनर्जी, ये हो गए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत देखें, यानी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यानी एक बार ये ख़त्म हो गए तो दोबारा ये नहीं बनेंगे या फिर बहुत टाइम लगता है इनको बनने में। ये स्रोत सीमित मात्रा में हैं और एक बार इस्तेमाल होने के बाद ख़त्म हो जाते हैं या फिर हज़ारों लाखों साल में बनते हैं ये। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जैसे कोयला। तो कोयला एक ज्वलनशील जैविक ईंधन है जो देश में विकसित ऊर्जा संसाधनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कोयला वास्तव में आधुनिक भौतिक सभ्यता का प्रमुख संसाधन है। भारत में कोयला उत्पादक शीर्ष राज्य जो हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश। तो ये भारत में कोयला उत्पादक शीर्ष राज्य छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। भारत में मुख्य रूप से 2 युगों में कोयले का निर्माण हुआ है, गोंडवाना और टर्शियरी युग में। तो भारत में मुख्य रूप से 2 युग में कोयले का निर्माण हुआ, गोंडवाना और टर्शियरी युग में। गोंडवाना युगीन कोयला, इसके बारे में देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में इस युग के कोयले की प्रधानता मिलती है। भारत का लगभग 98% कोयला जो है इस युग से संबंधित है। तो भारत का जो है 98% कोयला गोंडवाना युग में निर्मित हुआ है। ये प्रायद्वीपीय भारत में ज़्यादातर मिलता है। इसका प्रमुख भंडार रानीगंज क्षेत्र, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये ध्यान रखिएगा कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। तो प्रमुख भंडार इसका जो है रानीगंज क्षेत्र, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। झरिया, गिरिडीह, बोकारो, कर्णपुरा, ये झारखंड में पड़ते हैं। झारखंड में भी कोयले के असीमित भंडार हैं। तो झरिया में हो गया, गिरिडीह, बोकारो, कर्णपुरा, ये सब झारखंड में हैं। सिंगरौली, कोरबा, तलचर, रामपुर, बंदेर, सिंगरैनी आदि ये चीज़ें हो गई, यहाँ कोयले का भंडार मिला है। अब टर्शियरी युगीन कोयला देखते हैं। इस युग का कोयला मुख्य रूप से हिमालय प्रदेश में मिलता है। तो टर्शियरी युग का जो कोयला है यह मुख्य रूप से हिमालय प्रदेश में मिलता है। यह लिग्नाइट प्रकार का कोयला होता है जो ताप विद्युत, कृत्रिम तेल आदि बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये किस प्रकार का कोयला होता है? लिग्नाइट प्रकार का, जो कि ताप विद्युत, कृत्रिम तेल आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रमुख भंडार जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात के कच्छ, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, नागालैंड, तमिलनाडु, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पाया जाता है। अब भारत का अधिकांश कोयला गैर कोकिंग है, जो धातुकर्मी उद्योगों जैसे लौह इस्पात उद्योग के अनुपयुक्त है। तो भारत का अधिकांश कोयला जो है गैर कोकिंग है, जो धातुकर्मी उद्योगों जैसे कि लौह इस्पात उद्योग के लिए अनुपयुक्त है। इसमें 20 से 35% राख तथा निम्न सल्फर अंश पाया जाता है। इसमें जो है जो भारत में पाया जाता है उसमें ज़्यादातर 20 से 35% राख तथा निम्न सल्फर अंश पाया जाता है। टर्शियरी कोयला में
कम राख लेकिन अधिक सल्फर 2 से 7% पाया जाता है। तो जो टर्शियरी कोयला होता है उसमें राख कम होती है लेकिन सल्फर 2 से 7% पाया जाता है। कोयले के प्रकार, तो कोयले के प्रकार देख लेते हैं। कोयला 4 प्रकार का होता है। एक पहला हो गया एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट तो यह सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है ये सबसे उत्तम किस्म का होता है। इसमें जल की मात्रा 2 से 6% तक, जल की मात्रा इसमें जो होगी 2 से 6% तक होगी तथा कार्बन की मात्रा जो है 80% से 90% तक होती है। तो जिस भी कोयले में जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी वो उतना अच्छा माना जाता है। यह जलते समय धुआं नहीं देता तथा इससे अधिक ऊष्मा निकलती है। तो एंथ्रेसाइट कोयला में 80 से 90% तक कार्बन होता है और 2 से 6% तक जल की मात्रा होती है और जलते समय यह धुआं नहीं देता है और अधिक ऊष्मा इससे रिलीज होती है। अब दूसरा आता है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला जो कि भारत में पाया जाता है, यह द्वितीय कोटि का कोयला है। भारत के गोंडवाना चट्टानों में इसी श्रेणी का कोयला पाया जाता है। तो ये द्वितीय कोटि का है दूसरे नंबर पे और भारत के गोंडवाना चट्टानों में इसी श्रेणी का कोयला मिलता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 75 से 80% तक मिलती है। 75 से 80% तक इसमें कोयले की मात्रा कार्बन की मात्रा होती है। अगला आता है लिग्नाइट या फिर भूरा कोयला। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा जो है 50% से कम पाई जाती है। तो लिग्नाइट या भूरा कोयला में कार्बन की मात्रा जो होगी 50% से भी कम होगी। इसमें जल की मात्रा जो है 30 से 55% तक, जल की मात्रा इसमें 30 से 55% तक तथा वाष्पीय पदार्थ की मात्रा जो है 35 से 50% तक मिलती है। यह कोयला अच्छे किस्म का नहीं होता, तो यह अच्छा किस्म का नहीं होता। कार्बन की मात्रा कम होने के कारण यह भूरा दिखाई देता है। जलते समय काफ़ी धुआं भी देता है। अब पीट कोयला सबसे खराब प्रकार का जो कोयला होता है उसको पीट बोलते हैं। यह कोयले का प्रारंभिक रूप है। यह जली हुई लकड़ी के रूप में मिलता है। इस कोयले में आर्द्रता की मात्रा 80% तक पाई जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः जलाने या खाद बनाने में किया जाता है। देख लेते हैं खनिज तेल। खनिज तेल तो खनिज तेल पृथ्वी से प्राप्त होने वाला हाइड्रोजन एवं कार्बन का मिश्रण है। तो खनिज तेल जो है पृथ्वी से प्राप्त होने वाला हाइड्रोजन एवं कार्बन का मिश्रण है। इसका रंग हरा भूरा पीला तरल गाढ़ा मोम की तरह ठोस या गैसीय रूप में होता है। इसमें विभिन्न मात्रा में गंधकीय तत्वों जैसे अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। कार्बनिक सिद्धांत के अनुसार खनिज तेल का निर्माण वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के सड़ने गलने से होता है। भूगर्भिक दृष्टि से खनिज तेल का संबंध टर्शियरी युग की जलज चट्टानों से लगाया जाता है। तो टर्शियरी युग की जलज चट्टानों से ये प्राप्त होता है। भारत में ऊर्जा स्रोतों की स्थिति 2025-26 के आसपास। तो भारत तेज़ी से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा में बहुत तेज़ विकास हुआ है। यहाँ भारत के ऊर्जा मिश्रण यानी एनर्जी मिक्स का एक हालिया ग्राफ दिखाया गया है। ये देख लेते हैं। टोटल 472 गीगावाट है। इसमें से सोर्स वाइज इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एज ऑन 30 अप्रैल 2025 30 अप्रैल 2025 तक ये दिखाया गया है। तो सबसे ज़्यादा कोयले से हो गया कोल 46.42%। उसके बाद नंबर आता है सोलर का 22.85%। कोल के बाद सोलर का आ गया। उसके बाद आता है नंबर विंड पवन ऊर्जा का जो कि 10.81% है। फिर आता है वाटर हाइड्रो 10.14% का। उसके बाद नंबर आता है ऑयल एंड गैस 4.39%। फिर नंबर आता है बायो पावर 2.45%। फिर न्यूक्लियर का आ जाता है 1.86%। फिर स्मॉल हाइड्रो 1.08%। टोटल 472 गीगावाट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तो पुनः प्रयोग में लाए जा सकने वाले ऊर्जा स्रोत के क्षेत्रों में किए जाने वाले अनुसंधान और विकास कार्यों को प्रोत्साहन देना, जल विद्युत क्षमता के तीव्र विकास के लिए प्रारंभिक उपाय करना, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए विशेष कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना, संपूर्ण ऊर्जा रणनीति के साथ विभिन्न उपक्षेत्रों में उपयुक्त संगठनात्मक परिवर्तनों की पहल करना। दीर्घावधि नीतियाँ और उपाय। दीर्घावधि नीतियाँ और उपाय
पुनः प्रयोग में लाए जा सकने वाले ऊर्जा संसाधनों पर आधारित एक ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली को संवर्धित करना, ऊर्जा के उत्पादन, परिसंचरण और अंतिम उपभोग की ऐसी तकनीकों को प्रोत्साहन देना जो पर्यावरणीय रूप से प्रभावकारी और लागत प्रभावी हों। समेकित ऊर्जा नीति। समेकित ऊर्जा नीति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के लिए समेकित ऊर्जा नीति को 26 दिसंबर 2008 को मंजूरी प्रदान की। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के लिए समेकित ऊर्जा नीति को जो है 26 दिसंबर 2008 को मंजूरी प्रदान की। समेकित ऊर्जा नीति का उद्देश्य आगामी 25 वर्षों में 9% विकास दर के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध की योजना बनाना और नए स्रोतों की तलाश करना। तो समेकित ऊर्जा नीति का उद्देश्य क्या था? तो आगामी 25 वर्षों में 9% विकास दर के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्धता की योजना बनाना और नए स्रोतों की तलाश करना। समेकित ऊर्जा उपलब्धता की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही थी क्योंकि वर्तमान में पेट्रोलियम, गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लिए अलग अलग मंत्रालय है जो अपनी नीतियां अलग अलग बनाते हैं। इस कारण ऊर्जा संसाधन के संपूर्ण दोहन में आने वाली समस्या को देखते हुए वर्ष 2006 में योजना आयोग के सदस्य किरीट पारीख की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर उसे एक समेकित ऊर्जा बनाने का कार्य सौंपा गया। तो इसी के लिए जो है 2006 में योजना आयोग के सदस्य थे किरीट पारीख, उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित कर उसे एक समेकित ऊर्जा बनाने का कार्य सौंपा गया था। इस नई ऊर्जा नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो निर्धारित अवधि में टिकाऊ विकास प्राप्त करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक रोड मैप तैयार करना, ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के दोहन के अतिरिक्त देश से बाहर भी ऊर्जा की संभावनाओं की खोज पर विशेष बल देना। इसके अलावा विदेशों में परमाणु ईंधन का रणनीतिक भंडार स्थापित करने के साथ ऊर्जा संपदा का अधिग्रहण करना ताकि ऊर्जा सुरक्षा को अधिक से अधिक सुनिश्चित किया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कंपनियों की स्वायत्तता से दक्षता बढ़ाना, ऊर्जा बाजार को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य को लागू करना। समेकित ऊर्जा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा हेतु मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित की जाएगी। परमाणु ऊर्जा देखते हैं। परमाणु ऊर्जा परमाणु अभिक्रिया के दौरान उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है। विशेष रूप से परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन जैसी अभिक्रियाओं के माध्यम से इन अभिक्रियाओं से परमाणु के नाभिक से भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, एटॉमिक फ्यूज़न और एटॉमिक फिशन के द्वारा। भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति, स्थापित क्षमता। तो फरवरी 2026 तक बात करें तो भारत के 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 25 परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं। तो 2026 फरवरी तक भारत के 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 25 परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता जो है 8780 मेगावाट है, 8780 मेगावाट है, ये ध्यान रखिएगा। बिजली उत्पादन में हिस्सेदारी। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में परमाणु ऊर्जा ने भारत के कुल बिजली उत्पादन में लगभग 3.1% का योगदान दिया, जो लगभग 44,646 गीगावाट है। तो ये 3.1% का योगदान दिया है टोटल बिजली उत्पादन में भारत के। अगला है विस्तारित योजनाएं। भारत का लक्ष्य अपनी परमाणु क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करना है, जिसके तहत 2032 तक 20 गीगावाट और 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो भारत का लक्ष्य जो है अपनी परमाणु क्षमता में वृद्धि करना है, जिसके तहत 2032 तक 20 गीगावाट और 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 8700 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 11 रिएक्टर जो हैं निर्माणाधीन हैं। तो वर्तमान में 8700 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 11 रिएक्टर निर्माणाधीन भी हैं। परमाणु ऊर्जा के लाभ। तो परमाणु ऊर्जा के यहाँ पे कुछ लाभ बताए गए हैं। तो कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। जीवाश्म ईंधन की तुलना में परमाणु ऊर्जा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन स्तर जो है कम होता है। उच्च ऊर्जा घनत्व। तो परमाणु ऊर्जा में उच्च ऊर्जा घनत्व होता है, जिसका अर्थ है
कि परमाणु ईंधन की छोटी सी मात्रा बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन कर सकती है। तो परमाणु ईंधन की थोड़ी सी मात्रा भी बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन कर सकती है। तो ये उच्च ऊर्जा घनत्व हो गया। बेस लोड ऊर्जा स्रोत, परमाणु ऊर्जा विद्युत का एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती है जो बेस लोड मांग को पूरा करने के लिए उपयुक्त है। अगला है ऊर्जा सुरक्षा। तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विविधता लाकर ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करती है। तो परमाणु ऊर्जा जो है ऊर्जा के क्षेत्र में विविधता लाकर ऊर्जा सुरक्षा में योगदान करती है। यह जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करती है और ऊर्जा के मूल्य को स्थिर करने में सहयोग करती है। अगला है निम्न भूमि पदचिह्न। तो कुछ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को अपेक्षाकृत छोटे भूमिखंडों की आवश्यकता होती है। तो ये परमाणु ऊर्जा के लाभ हो गए। अब भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम देख लेते हैं। वर्ष 1948 में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा आयोग AEC की स्थापना हुई। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना AEC की कब होती है? 1948 में। वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के नाम से जाना जाता है। तो वर्ष 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान 1954 में, जिसको वर्तमान में बार्क के नाम से जाना जाता है, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क इस नाम से जाना जाता है, जो कि परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के नाम से स्थापित हुई थी 1954 में। अब आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्ष 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में चालू किया गया। तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है ऊर्जा संयंत्र 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में चालू किया गया। वर्ष 1974 और वर्ष 1998 में पोखरण परीक्षण किए गए, जिससे भारत की परमाणु क्षमता का पता चला। तो सबसे पहला जो परीक्षण हुआ था 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम से, और 1998 में पोखरण परीक्षण किए गए, जिससे भारत की परमाणु क्षमता का पता चला। भारत का 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत का 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम देखते हैं। तो प्रथम चरण दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर PHWR। तो इस चरण में PHWR यानी दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 समस्थानिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विखंडन की प्रक्रिया से गुजरता है, जबकि यूरेनियम 238 समस्थानिक जो है प्लूटोनियम 239 उत्पन्न करने के लिए न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। द्वितीय चरण देखते हैं। तो द्वितीय चरण जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। दूसरे चरण में पहले चरण से प्राप्त प्लूटोनियम 239 का उपयोग FBR में ईंधन के रूप में किया जाता है। ये रिएक्टर जितना ईंधन खपत करते हैं उससे ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। तो ये जो रिएक्टर हैं जितना ईंधन खपत करते हैं उससे ज़्यादा उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न की गई सामग्री प्लूटोनियम और यूरेनियम का मिश्रण ईंधन के अगले बैच में उपयोग के लिए प्लूटोनियम निकालने के लिए फिर से संसाधित किया जाता है। तृतीय चरण थोरियम आधारित रिएक्टर। अंतिम चरण में थोरियम 232 को रिएक्टर में यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया जाता है। फिर यूरेनियम 233 ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो अंतिम चरण में जो है थोरियम 235 को रिएक्टर में यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया जाता है। फिर यूरेनियम 233 को ही ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। परमाणु ऊर्जा के दुष्परिणाम। तो इसके दुष्परिणाम भी बहुत हैं। तो पहला है रेडियोधर्मी अपशिष्ट। परमाणु ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक रेडियोधर्मी अपशिष्ट का उत्पादन है। उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन और निपटान दीर्घकालिक पर्यावरणीय तथा सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा करता है। परमाणु दुर्घटनाएं, दूसरी चिंता है परमाणु दुर्घटनाएं। वर्ष 1986 में चेरनोबिल आपदा और वर्ष 2011 में फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा जैसी घटनाएं परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से जुड़े संभावित खतरों को उजागर करती हैं। तो 1986 में चेरनोबिल यूक्रेन में और 2011 में फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा जो कि जापान में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आपको। परमाणु प्रसार जोखिम। परमाणु प्रसार जोखिम परमाणु प्रौद्योगिकी की दोहरी उपयोग प्रकृति या सुनिश्चित
करना चुनौतीपूर्ण बनाती है कि परमाणु सामग्री का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए, ना कि परमाणु हथियारों के प्रसार के लिए। तो ये भी एक चुनौती है। सीमित ईंधन उपलब्धता। हालांकि वर्तमान में यूरेनियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसकी दीर्घकालिक उपलब्धता को लेकर चिंताएं भी विद्यमान हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करना। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को उनके परिचालन जीवन के अंत में बंद करना एक जटिल और महंगी प्रक्रिया होती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उपाय। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उपाय अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सुरक्षा उपायों के तहत कई देशों के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंधों का समापन और घरेलू स्रोतों से ईंधन आपूर्ति में वृद्धि करना। परमाणु क्षति के लिए दायित्व CLND अधिनियम 2010 से संबंधित मुद्दों का समाधान और भारतीय परमाणु बीमा पूल का निर्माण करना। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त उद्यमों को परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन करना। प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से परियोजना निगरानी करना। तो प्रगति प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से परियोजना की निगरानी की जा सकती है। परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी की पार्टनरशिप को प्रोत्साहन देना। तो परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए जो है ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी की पार्टनरशिप को प्रोत्साहन देना। भारत में परमाणु रिएक्टरों के प्रकार। तो दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर PHWR, दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर। विवरण इसका, ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम और मंदक और शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। भारत में यह सबसे आम प्रकार का है। तो ईंधन के रूप में है जो है प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है और मंदक शीतलक के रूप में ये भारी जल का उपयोग, हैवी वाटर का उपयोग किया जाता है। क्वथन जल रिएक्टर BWR, क्वथन जल रिएक्टर। भाप सीधे रिएक्टर कोर में उत्पन्न होती है। भारत में इसका उपयोग सीमित है। प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR समृद्ध यूरेनियम और हल्के जल का उपयोग करता है। तो ये समृद्ध यूरेनियम और हल्के जल का उपयोग करता है। हाल ही में कुडनकुलम इकाइयों में इसका उपयोग किया गया है। FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो यह प्लूटोनियम का उपयोग करता है तथा अपनी खपत से अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होता है ये प्लूटोनियम का उपयोग करता है और अपनी खपत से अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है। उन्नत भारी जल रिएक्टर AHWR थोरियम आधारित ईंधन चक्र का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये उन्नत भारी जल रिएक्टर जो है ये थोरियम आधारित ईंधन चक्र का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगली पीढ़ी का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रयास है। हालांकि इस कार्यक्रम में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है। नाभिकीय संलयन देखते हैं। नाभिकीय संलयन दो हल्के परमाणु नाभिकों को मिलाकर एक भारी नाभिक बनाने की प्रक्रिया है जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो नाभिकीय संलयन जो होती है वो सूर्य में होती है, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे विखंडन बनाम संलयन, फिशन वर्सेस फ्यूज़न। विखंडन जो है ये एक बड़े परमाणु को दो या अधिक छोटे परमाणुओं में विखंडित करता है, जबकि संलयन जो है ये दो या अधिक हल्के परमाणुओं को एक बड़े परमाणु में जोड़ता है। परमाणु विखंडन और परमाणु संलयन के बीच अंतर। तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब दो नाभिक इतने करीब आ जाते हैं कि प्रबल नाभिकीय बल उनके नाभिकों में प्रोटॉन के प्रतिकर्षण बल पर हावी हो जाता है। ऐसा होने पर नाभिक आपस में मिलकर एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं। नए नाभिक का द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान के योग से कम होता है। तो नए नाभिक का जो द्रव्यमान होगा मूल नाभिक के द्रव्यमान के योग से कम होगा। द्रव्यमान में हुआ यह अंतर ऊर्जा में बदल जाता है, जैसा कि आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E = mc² से पता चलता है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से ही सूर्य और अन्य तारे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। संलयन के लाभ, संलयन ऊर्जा से संबंधित चुनौतियाँ। तो लाभ क्या है पहले देख लेते हैं। तो प्रचुर ऊर्जा। संलयन ऊर्जा में हाइड्रोजन जैसे हल्के परमाणु नाभिक
के संलयन का उपयोग करके वस्तुतः असीमित ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता होती है। ये हाइड्रोजन जैसे हल्के परमाणु नाभिक का जो है प्रयोग किया जाता है, जो कि हीलियम बनाता है। पर्यावरण मित्रता, यह कोई ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या लंबे समय तक रहने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट का उत्पादन नहीं करता है, जो इसे जीवाश्म ईंधन और विखंडन आधारित विद्युत उत्पादन का एक स्वच्छ और संधारणी विकल्प बनाता है। अंतर्निहित सुरक्षा, संलयन रिएक्टरों में अंतर्निहित सुरक्षा विशेषताएं होती हैं, क्योंकि संलयन प्रक्रिया स्वयं सीमित होती हैं और ईंधन आपूर्ति को आसानी से रोका जा सकता है। संसाधन उपलब्धता, ड्यूटेरियम और लिथियम जैसे संलयन ईंधन पृथ्वी के महासागरों में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और बड़ी मात्रा में सुलभ भी हैं। अब संलयन ऊर्जा से संबंधित चुनौतियां देख लेते हैं। तापमान और रोकथाम, परमाणु संलयन प्राप्त करने में करोड़ों डिग्री सेल्सियस पर प्लाज्मा अवस्था को बनाए रखना शामिल होता है, जो एक प्रमुख चुनौती है। प्लाज्मा स्थिरता, निरंतर संलयन अभिक्रियाओं के लिए स्थिर प्लाज्मा परिस्थितियों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्लाज्मा अस्थिरता जैसे व्यवधान और अशांति संलयन प्रक्रिया को बाधित कर सकती हैं। ऊर्जा संतुलन, संलयन से शुद्ध ऊर्जा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है। संलयन शुरू करने और बनाए रखने के लिए ऊर्जा इनपुट प्रतिक्रियाओं द्वारा उत्पादित ऊर्जा से कम होना चाहिए। तो संलयन शुरू करने और बनाए रखने के लिए ऊर्जा इनपुट प्रतिक्रियाओं द्वारा उत्पादित ऊर्जा से कम होना चाहिए। सामग्री और मौलिक जीवन काल, संरचनात्मक अखंडता बनाए रखते हुए संलयन रिएक्टरों में अत्यधिक तापमान, विकिरण और न्यूट्रॉन बमबारी का सामना करने वाली सामग्री विकसित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। संलयन ऊर्जा का एक नवीनतम आशाजनक स्रोत है, जिसमें विश्व को स्वच्छ, सुरक्षित और प्रचुर ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराने की क्षमता है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां हैं जिन्हें संलयन रिएक्टरों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने से पहले दूर करने की आवश्यकता है। निरंतर अनुसंधान एवं विकास के साथ यह संभव हो कि निकट भविष्य में संलयन ऊर्जा एक वास्तविकता बन जाएगी। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, चीन का कृत्रिम सूर्य, हाल ही में 1000 सेकेंड से अधिक समय तक परिचालन स्थिति बनाए रखकर 1 मील का पत्थर हासिल किया। ये चीन का कृत्रिम सूर्य चीन ने बनाया था। ITER फ्रांस में निर्माणाधीन सबसे बड़ी टोकामक परियोजना नियंत्रित संलयन प्राप्त करने के लिए एक सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। आदित्य, भारत का टोकामक, जिसे 1989 में कमीशन किया गया, जिसने संलयन भौतिकी और इंजीनियरिंग में भारत की विशेषज्ञता में योगदान दिया। परमाणु ऊर्जा मिशन, भारत की ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास और जलवायु प्रतिबद्धताओं की खोज में परमाणु ऊर्जा एक प्रमुख घटक के रूप में उभरी है। बढ़ती औद्योगिक मांग और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई। उद्देश्य है 2047 तक परमाणु क्षमता को 100 गीगावाट तक विस्तारित करना। तो उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा मिशन का 2047 तक परमाणु क्षमता को 100 गीगावाट तक विस्तारित करना। लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों SMR के माध्यम से तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना। परमाणु ऊर्जा मिशन की मुख्य विशेषताएं, तो पहला है क्षमता, 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 2047 तक जो लक्ष्य है 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का। और फरवरी 2026 तक वर्तमान स्थापित क्षमता जो है 8780 मेगावाट, 8780 मेगावाट है। 2031-32 तक जो लक्ष्य है वो 22480 मेगावाट निर्धारित किया गया है। 2031-32 तक 22480 मेगावाट क्षमता प्राप्त करना है, जो कि वर्तमान में 8780 मेगावाट है। तो ध्यान रखिएगा 2031-32 तक कितना लक्ष्य निर्धारित है, 22480 मेगावाट और 2047 तक 100 गीगावाट। लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR, लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, 2033 तक कम से कम 5 SMR स्थापित करने की योजना है। 2033 तक कम से कम 5 SMR स्थापित करने की योजना बनाई गई है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा समर्थित अनुसंधान और विकास 220 मेगावाट के कॉम्पैक्ट भारत लघु रिएक्टर BSR को कैप्टिव उपयोग के लिए स्थापित किया जाएगा।
तीसरा है प्रस्तावित विधायी संशोधन। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन। तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो कि 1962 में लागू हुआ था, उसमें संशोधन। परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 में संशोधन। परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 में संशोधन। इसका उद्देश्य रिएक्टर निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देना है। उन्नत रिएक्टर प्रकार। हाइड्रोजन सह उत्पादन के लिए उच्च तापमान गैस शीतित रिएक्टर, मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर में भारत के थोरियम भंडार का उपयोग किया जाएगा। जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन। 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का लक्ष्य। 2030 तक 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य है, जो कि COP26 ग्लासगो में डिसाइड हुआ था। तो 2030 तक जो है 500 गीगावाट जो है गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का लक्ष्य है, और 2030 तक ही 50% ऊर्जा आवश्यकताओं का जो है नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करने का लक्ष्य है, जो कि COP26 में ग्लासगो में डिसाइड हुआ था। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर होते हैं, जिन्हें बेहतर सुरक्षा और दक्षता के लिए डिज़ाइन किया गया है। उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है आमतौर पर 3 मेगावाट से अधिक होती है, 30 मेगावाट। विशेषताएं। पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की तुलना में भौतिक रूप से छोटे, जिससे विभिन्न स्थानों पर लचीले ढंग से तैनाती की सुविधा मिलती है। कारखाने में संयोजन के लिए डिज़ाइन किया गया, जिससे आसान स्थापना के लिए एक पूर्ण इकाई के रूप में परिवहन संभव हो सके। विद्युत उत्पादन या प्रत्यक्ष अनुप्रयोगों के लिए ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु परमाणु विखंडन का उपयोग करते हैं। SMR के लाभ और चुनौतियाँ। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लाभ और चुनौतियाँ। पहलू डिज़ाइन की बात करें तो लाभ क्या है? कॉम्पैक्ट, निष्क्रिय सुरक्षा। चुनौतियाँ क्या है? चरम घटनाओं में निष्क्रिय प्रणालियों कमज़ोर प्रदर्शन कर सकती हैं। दूसरा है लागत और परिनियोजन। लाभ क्या है? प्रारंभिक लागत कम समय में स्थापना। और चुनौतियाँ क्या हैं? बड़े रिएक्टरों की तुलना में प्रति किलोवाट घंटा अधिक लागत आती है। अपशिष्ट का प्रबंधन तो आसान है, डीकमीशनिंग है। जबकि चुनौती क्या है? प्रति इकाई ऊर्जा में बड़े रिएक्टरों के समान ही रेडियोधर्मी अपशिष्ट। ईंधन की बात करें तो अनुकूलनीयता, जबकि हानि क्या है? कुछ को उच्च परख निम्न समृद्धि यूरेनियम HALEU की आवश्यकता होती है। विनियमन और जन विश्राम। पारदर्शी डिजाइन और संचालन क्षमता, ये लाभ हो गया। फुकुशिमा जैसी परमाणु दुर्घटनाओं के कारण लोगों में संशय है, ये देख सकते हैं चुनौतियां हैं। आगे की राह। पहला, विनियामक सुधार। SMR परियोजना के लिए विनियमों का मानकीकरण, मजबूत सुरक्षा समीक्षा और सार्वजनिक परामर्श तंत्र। दूसरा है प्रौद्योगिकी प्रदर्शन। अपनी तरह की पहली SMR परियोजनाओं के लिए सरकारी समर्थन, दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौते और लागत साझाकरण मॉडल। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके साथ डिज़ाइन द्वारा सुरक्षा उपायों का एकीकरण, तकनीकी आर्थिक आकलन और पायलट परियोजनाएं। चौथा है वित्त एवं निवेश वर्गीकरण के लिए परमाणु ऊर्जा को हरित ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत करना, किफ़ायती स्वच्छ वित्त पोषण स्रोतों तक पहुँच। भारत का परमाणु ऊर्जा मिशन स्वच्छ ऊर्जा नीति में एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है, जिसमें SRM का एकीकरण, निजी निवेश को प्रोत्साहन और स्वदेशी नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। थोरियम उपयोग और वैश्विक सुरक्षा मानकों पर आधारित रोडमैप के साथ इसका उद्देश्य एक लचीला, कम कार्बन और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है? NGHM। केंद्र सरकार ने देश के सभी क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और अपनाने की सुविधा के लिए 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। कब शुरू किया गया? 2023 में। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जाता है, ताकि जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जा सके। उद्देश्य क्या है? तो वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने के साथ साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5
MMT मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने के साथ साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना। इसका उद्देश्य कुल निवेश का 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त करना और 6 लाख रोजगार सृजन करना है। जीवाश्म ईंधन के आयात में संचयी रूप से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमी आई और वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 मीट्रिक टन की कमी आई है। तो जीवाश्म ईंधन के आयात में संचयी रूप से जो है 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमी आई है और वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में भी लगभग 50 मीट्रिक टन की कमी आई है। मिशन के उपघटक ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, स्ट्रेटजिक यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये इंटरवेंशंस है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसका स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, साइट का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है स्पेलिंग, के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप। तो इसके तहत इलेक्ट्रोलाइटर के घरेलू विनिर्माण को लक्षित करने और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन हब बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन के उत्पादन या फिर उपयोग का समर्थन करने में सक्षम राज्यों और क्षेत्रों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में चिन्हित और विकसित किया जाएगा। रणनीतिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप, स्ट्रेटजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप, शिप शॉर्ट फॉर्म में इसको शिप बोलेंगे, स्ट्रेटजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। मिशन के तहत अनुसंधान एवं विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे की सुविधा प्रदान की जाएगी। कौशल विकास, तो मिशन के तहत इस क्षेत्र में कार्यबल के लिए एक कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। यहाँ देखते हैं प्रकार, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन और येलो हाइड्रोजन, इतने प्रकार के हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाए गए हैं। प्रक्रिया देखते हैं तो ग्रे हाइड्रोजन की प्रक्रिया क्या है? स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन, ग्रे हाइड्रोजन जो है स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन। ब्लू हाइड्रोजन कार्बन कैप्चर के साथ स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन। ग्रीन हाइड्रोजन जो है विद्युत अपघटन। ब्राउन हाइड्रोजन गैसीकरण और येलो हाइड्रोजन जो है विद्युत अपघटन। स्रोत क्या है? ग्रे हाइड्रोजन का स्रोत जो है प्राकृतिक गैस, ब्लू हाइड्रोजन का भी प्राकृतिक गैस, ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा, ब्राउन हाइड्रोजन कोयला और येलो हाइड्रोजन सौर ऊर्जा। येलो हाइड्रोजन ये सौर ऊर्जा हो गया, ब्राउन हाइड्रोजन कोयला, ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा, ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस और ग्रे हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस। NGHM के लाभ, अर्थव्यवस्था का डीकार्बोनाइजेशन। हरित हाइड्रोजन एक उत्सर्जन मुक्त ईंधन है जो परिवहन, विनिर्माण और विद्युत उत्पादन जैसे उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला को स्वच्छ कर सकता है। आर्थिक विकास, NGHM में भारत में एक नया स्वच्छ ऊर्जा उद्योग बनाने की क्षमता है जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास हो सकता है। ऊर्जा सुरक्षा, हरित हाइड्रोजन आयातित जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है। विदेशी निवेश, NGHM स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकता है। चुनौतियां क्या हैं? उत्पादन की उच्च लागत, हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है। बुनियादी ढांचे की कमी, वर्तमान में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे की कमी है। मांग की कमी, वर्तमान में हरित हाइड्रोजन की मांग सीमित है जो बाजार के विकास को धीमा कर सकती है। स्केल अप, मांग को पूरा करने के लिए तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त निवेश और तकनीकी प्रगति की आवश्यकता है। नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आवश्यक पैमाने और स्थिरता पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। अगला है नीति और विनिमय, हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को अपनाने और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सहायक नीतियों, विनियमों और प्रोत्साहनों की स्थापना करना। उपाय क्या क्या हैं?
तो प्रौद्योगिकी विकास, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तथा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस जैसी हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना। अगला है बुनियादी ढांचे का विकास, हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों के विकास सहित हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा स्थापित करना। अगला है नीति समर्थन, हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने और अनुकूल बाजार वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहन, सब्सिडी और कर छूट सहित सहायक नीतियों को लागू करना। कौशल विकास, हरित हाइड्रोजन बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव में सक्षम कुशल कार्यबल बनाने के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना। वित्तीय समर्थन, हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अनुदान, ऋण और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना। NGHM भारत की अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त करने के प्रयासों में एक बड़ा कदम है। इस मिशन में भारत में एक नया स्वच्छ ऊर्जा उद्योग सृजित करने तथा देश को अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने की क्षमता विद्यमान है। फ्लेक्स ईंधन वाहन, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल FF20, इसके बारे में जानते हैं। तो ये विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए वाहन हैं जो विभिन्न प्रकार के ईंधन पर चलने में सक्षम है। ये इथेनॉल या मेथेनॉल जैसे गैसोलीन और जैव ईंधन के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं और कुछ मामलों में पूरी तरह से इन जैव ईंधन पर भी चल सकते हैं। फ्लेक्स ईंधन वाहनों के लाभ, तो इनके लाभ देखते हैं। सबसे पहले उत्सर्जन में कमी, इथेनॉल गैसोलीन की तुलना में अधिक स्वच्छ रूप से जलता है जो वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है। किफ़ायती, तो इथेनॉल जो है आमतौर पर गैसोलीन से सस्ता होता है जिससे ईंधन की लागत पर बचत की जा सकती है। घरेलू उत्पादन, तो इथेनॉल का उत्पादन घरेलू स्तर पर किया जा सकता है जिससे आयातित पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होगी और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी। बाजार की मांग, FF20 और इथेनॉल ईंधन विकल्पों की उपलब्धता जैव ईंधन उद्योग के विकास का समर्थन करते हुए नवीकरणीय ईंधन के लिए एक बाजार को बढ़ावा देती है। अगला है लचीलापन, तो फ्लेक्स फ्यूल वाहन गैसोलीन और इथेनॉल के किसी भी मिश्रण पर चल सकते हैं जो आपके टैंक को भरते समय अधिक लचीलापन प्रदान करता है। फ्लेक्स ईंधन वाहनों के नुकसान क्या हैं, तो नुकसान भी देख लेते हैं। फ्लेक्स ईंधन वाहनों के नुकसान, इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, यह भारत में इथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अगुवाई वाली एक पहल है। इसे वर्ष 2003 में शुरू किया गया था तथा इसका लक्ष्य पेट्रोल में इथेनॉल का 5% मिश्रण प्राप्त करना है। यह कार्यक्रम सफल रहा है और लक्ष्य को संशोधित कर 2025 तक पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण निर्धारित कर दिया गया है। तो जो 2025 में पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण निर्धारित किया गया है। सीमित ईंधन दक्षता, फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में आमतौर पर गैसोलीन जैसे एकल ईंधन प्रकार पर चलने वाली वाहनों की तुलना में कम ईंधन दक्षता होती है। निम्न कार्यक्षमता, E85 इथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन मिश्रणों पर चलने वाले FF20 निम्न कार्यक्षमता का अनुभव कर सकते हैं। ईंधन उपलब्धता, इथेनॉल या मेथेनॉल ईंधन स्टेशनों की सीमित उपलब्धता एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। सामग्री अनुकूलता, इथेनॉल ईंधन प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली कुछ सामग्रियों के लिए संक्षारक हो सकता है जिसमें संशोधन या उन्नयन की आवश्यकता हो सकती है। पर्यावरणीय प्रभाव, वैकल्पिक ईंधन का उत्पादन और परिवहन अभी भी पर्यावरणीय मुद्दों को जन्म दे सकता है जैसे भूमि उपयोग परिवर्तन, वनों की कटाई और कार्बन उत्सर्जन। परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तन को बढ़ावा देने में FF20 महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपभोक्ताओं को वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करके FF20 कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक व्यवहारिक समाधान प्रदान करते हैं। लिथियम आयन बैटरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। लिथियम आयन बैटरी, तो भारत का लिथियम आयन बैटरी क्षेत्र तेज़ी से विकास कर रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी EV के बढ़ते चलन, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और सहायक सरकारी नीतियों के कारण संभव हो पाया है। 2024 में इस बाजार का मूल्य लगभग 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2024 में इसका बाजार मूल्य जो था
3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और अनुमान है कि 2033 तक यह 22.2% की CAGR से बढ़कर 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा। तो 2033 तक ये 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। लिथियम के बारे में, यह एक नरम चांदी जैसा धातु है जिसका घनत्व सभी धातुओं में सबसे कम है। तो लिथियम का जो है सभी धातुओं में सबसे कम घनत्व है। यह जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। अनुप्रयोग क्या हैं? तो स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में उपयोग की जाने वाली लिथियम आयन बैटरी का निर्माण होता है इससे। भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा लिथियम भंडार उपलब्ध है। ये लिथियम भंडार के अनुसार प्रमुख देश जो हैं, भारत 5वां है। सबसे ऊपर कौन सा है? चिली है, बोलीविया है 39 मिलियन टन, चिली 19.9 मिलियन टन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 7.7 मिलियन टन, चीन 6.7, उसके बाद आता है भारत 5.9। यानी बोलीविया, चिली, ऑस्ट्रेलिया और चीन के बाद भारत का 5वां नंबर है। 6ठे स्थान पर अर्जेंटीना है। भारत में लिथियम संसाधन, तो भारत में लिथियम संसाधन देखते हैं। लिथियम आयन बैटरियों की विशेषताएं और लाभ। उच्च ऊर्जा घनत्व, लिथियम आयन बैटरी जो है उच्च ऊर्जा घनत्व प्रदान करती है जो अन्य रिचार्जेबल बैटरी तकनीकों की तुलना में प्रति यूनिट वजन और आयतन के हिसाब से अधिक ऊर्जा भंडारण क्षमता प्रदान करती है। दीर्घ जीवन काल, पारंपरिक बैटरियों की तुलना में इनका जीवन काल अधिक लंबा होता है। तीव्र चार्जिंग, तो लिथियम आयन बैटरियों को अन्य प्रकार की बैटरी की तुलना में तेज़ दर से चार्ज किया जा सकता है। हल्का वजन, यह हल्की होती हैं जो उन्हें पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आदर्श बनाते हैं। निम्न सेल्फ डिस्चार्ज, लिथियम आयन बैटरियों की स्वनिर्वहन दर कम होती है जिसका अर्थ है कि उपयोग में न होने पर ये लंबे समय तक अपनी ऊर्जा क्षमता बनाए रखती हैं। अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला, प्रदर्शन और बहुमुखी प्रतिभा के कारण इसका उपयोग उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और ग्रिड भंडारण सहित विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है। लिथियम आयन बैटरियों के दुष्परिणाम क्या हैं? सीमित ऊर्जा घनत्व, लिथियम आयन बैटरियों में एक सीमित ऊर्जा घनत्व होता है जिसका अर्थ है कि वह अन्य प्रकार की बैटरी की तुलना में कम ऊर्जा संग्रहित करती हैं। उच्च लागत, लिथियम आयन बैटरी के लिए विनिर्माण प्रक्रिया और आवश्यक सामग्री उन्हें महंगा बना सकती है जिससे कुछ अनुप्रयोगों के लिए उनकी सामर्थ्य सीमित हो सकती है। क्षरण और क्षति, समय के साथ लिथियम आयन बैटरियों की क्षमता में कमी और गिरावट का अनुभव होता है जिससे प्रदर्शन क्षमता में कमी आती है और जीवन काल कम हो जाता है। पर्यावरणीय चिंताएं, लिथियम आयन बैटरियों के निष्कर्षण और निपटान से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यदि उचित तरीके से प्रबंधन न किया जाए तो इससे हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन भी हो सकता है। सुरक्षा जोखिम, यद्यपि यह दुर्लभ है लेकिन लिथियम आयन बैटरियों में तापीय प्रभाव की संभावना होती है जिसके कारण गलत तरीके से उपयोग या क्षतिग्रस्त होने पर अधिक ऊष्मा का निकलना, आग या विस्फोट की घटना हो सकती है। भारत में लिथियम भंडार की खोज जो है देश के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने की क्षमता वाला एक प्रमुख विकास है। सावधानीपूर्वक योजना और कार्यान्वयन के साथ भारत वैश्विक लिथियम बाजार में एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता बन सकता है और इस महत्वपूर्ण संसाधन का आर्थिक लाभ उठा सकता है। अब कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, देख लेते हैं, उसके बाद एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले दिया गया है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कोयला दिया गया है, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी को पता है सौर ऊर्जा। भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य है। पवन ऊर्जा किस माध्यम से प्राप्त होती है? तो ये हवा से प्राप्त होगी, वायु से। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा है? तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, बायोगैस भी, जल ऊर्जा भी, कोयला जो है अनवीकरणीय है। जल विद्युत ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये गतिज ऊर्जा पे, काइनेटिक एनर्जी पे। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब अगले चैप्टर में हम लोग अगले वीडियो में 2 चैप्टर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।